नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे प्लासी का युद्ध। साथियों, भारत का भाग्य निर्धारित करने वाला, भारत का भविष्य तय करने वाला युद्ध इसे कहा गया है। वह युद्ध जिसमें तय होना था कि भारत में विदेशी शक्ति अपना वर्चस्व स्थापित कर पाती है या नहीं। वह युद्ध जिसमें तय होना था कि ब्रिटिश जो आने वाले समय में पूरे भारत को अपना उपनिवेश बनाते हैं, क्या भारत में अपने वर्चस्व स्थापना की पहली परीक्षा में पास हो पाते हैं या नहीं। यह प्लासी का युद्ध था। साथियों, यूं तो औरंगजेब के समय से ही बंगाल का शासक मुर्शिद कुली खां अपनी एक स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता को स्थापित करने के प्रयास में जुट गया था। वे ऐसा करते भी हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1719 में मुर्शिद कुली खां अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित करते हैं और यहीं से बंगाल में नवाब परंपरा आरंभ होती है। मुर्शिद कुली खां के बारे में आप यह जान सकते हैं कि पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। मुर्शिद कुली खां इसे मुर्शिदाबाद कर देते हैं। 1722 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद एक नया नवाब सुजाउद्दीन बनता है। सुजाउद्दीन 1722 से 1739 तक नवाब के पद पर रहता है। 1739 में एक नया नवाब सरफराज बनता है जो केवल 1740 तक ही नवाब के पद पर रहता है, क्योंकि अली वर्दी खां बिहार का एक पदाधिकारी दीवान सरफराज को पराजित करता है, उसे मार डालता है और खुद नवाब बन जाता है। क्योंकि अली वर्दी खां ने यह अवैध रूप से नवाब का पद हासिल किया था, वह 2 करोड़ रुपए दिल्ली सल्तनत को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को भेंट स्वरूप भेजता है ताकि उसके इस अवैध कब्जे को वैधता दी जाए। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुगल सल्तनत धीरे धीरे अपना वर्चस्व कैसे खोती जा रही थी, क्योंकि धन के बदले न्याय को ताक पर रखा जा रहा था। साथियों, अली वर्दी खां ने पूरी तरह से अपनी सत्ता को स्वतंत्र कर दिया। दिल्ली को कर देना भी बंद कर दिया। इससे मराठों का अवसर मिला और मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया। अली वर्दी खां हार गया और मराठियों ने बंगाल पर चौथ कर लगाया। चौथ कर अर्थात राजस्व का चौथा हिस्सा। साथियों, 1715 में बादशाह फर्रुखशिह ने अंग्रेजों को एक शाही फरमान दिया था। इस फरमान के आधार पर वे बंगाल में करमुक्त व्यापार कर सकते थे। उनके पास एक दस्तखत होता था और इस दस्तखत के आधार पर वे अपने व्यापारिक सामान को लाने ले जाने में करमुक्त थे। किंतु उन्होंने इसका गलत प्रयोग करना आरंभ किया और वे पूर्व से ही स्थानीय व्यापारियों के साथ एक राशि को तय कर देते थे, एक मूल्य को तय कर देते थे और अपने हस्ताक्षर का प्रयोग उन स्थानीय व्यापारियों के सामान को लाने ले जाने में भी करने लगे। इससे वे उन स्थानीय व्यापारियों के साथ जो राशि तय की गई थी, जो मूल्य तय किया गया था, उसे अपने पास प्राप्त कर लेते, उन्हें लाभ होता। किंतु बंगाल की आर्थिकी पर प्रभाव पड़ा। बंगाल के खजाने में धन कम होने लगा, रुपए कम होने लगे। इससे बंगाल की आर्थिकी कमजोर होने लगी। अली वर्दी खां इस हस्ताक्षर का जो विशेष अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त था उसे समाप्त करना चाहता था, किंतु वह दिल्ली सल्तनत से पूरी तरह से नाता तोड़ चुका था। इस वजह से दिल्ली सल्तनत को जब अली वर्दी खां ने इस संबंध में सूचना दी और जिस प्रकार से ब्रिटिश उस हस्ताक्षर का गलत प्रयोग कर रहे थे, इस संबंध में सूचना दी, वहां से कोई जवाब नहीं था, न कोई कार्यवाही थी। अली वर्दी खां इस संबंध में कुछ न कर सका। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अली वर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं। एक पुत्री पटना में रहती थी, एक पुत्री पूर्णिया में रहती थी और तीसरी पुत्री ढाका में रहती थी। ढाका में घसीटी बेगम, पटना में जो पुत्री रहती थी उसका पुत्र सिराजुद्दौला और पूर्णिया में जो पुत्री रहती थी उसका पुत्र शौकत जंग। क्योंकि सिराजुद्दौला नाना का बहुत प्रिय था, इसलिए सिराजुद्दौला नया नवाब बन जाता है और इस तरह से शौकत जंग और घसीटी बेगम दोनों सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। यहां क्योंकि तृतीय कर्नाटक युद्ध आरंभ होने वाला था, यह 1756 था,
ब्रिटिश और फ्रांसिस दोनों अपने अपने किलों को, अपनी अपनी बस्तियों को मजबूत कर रहे थे। वे अपने किलों पर तोपें चढ़ा रहे थे, तोपें लगा रहे थे जिससे कि वे उनकी सुरक्षा कर सकें, उसकी दीवारों को मजबूत कर रहे थे। सिराजुद्दौला ने संदेश पहुंचाया ब्रिटिशों को और फ्रांसीसियों को कि वे ये ना करें। फ्रांसीसियों ने इस बात को मान लिया, किंतु ब्रिटिश इस बात को नहीं मानते हैं। उन्होंने आज्ञा की अवहेलना की और सिराजुद्दौला ने इसके बाद 15 जून 1756 को ब्रिटिशों पर हमला कर दिया। ब्रिटिश इस युद्ध में हार जाते हैं और उनकी कलकत्ता में जो किला था उस पर सिराजुद्दौला अधिकार कर लेता है, उसे कब्जे में ले लेता है। उनकी और भी जो कोठियाँ थी, व्यापारिक कोठियाँ थी, उन्हें भी अपने कब्जे में ले लेता है, उन्हें अपने अधिकार में ले लेता है। ब्रिटिशों को वहाँ से भगा दिया गया। साथियों, इसी दरमियान एक घटना ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना जिसे कहते हैं वह भी होती है। इस पर हम कोई और वीडियो अवश्य बनाएंगे। सिराजुद्दौला कलकत्ता का नाम बदल देता है और अलीनगर कर देता है। अलीनगर का नया प्रभारी मनिकचंद को बनाता है। यह नाम याद रखिएगा, मनिकचंद। मनिकचंद को कलकत्ता का प्रभारी बना देने के बाद सिराजुद्दौला अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद वापस लौट जाता है। कलकत्ता में अंग्रेजों के हार जाने की खबर जब क्लाइव को मिलती है, क्लाइव जिसने द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी, वह इस वक्त मद्रास में था और वे वॉटसन के नेतृत्व में कलकत्ता पर हमला करते हैं, कलकत्ता को फिर अपने अधिकार में ले लेते हैं, कलकत्ता पर कब्जा कर लेते हैं और सिराजुद्दौला के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा करते हैं। सिराजुद्दौला इस समय युद्ध नहीं करता है। उधर मराठों के आक्रमण का अलग भय था। सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ एक संधि कर देता है। यह अलीनगर की संधि थी। अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम अंग्रेजों को वापस कर देता है। साथ ही अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्र में दस्तखत प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त होती है, करमुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त होती है। साथ ही सिराजुद्दौला को युद्ध में जो कुछ नुकसान अंग्रेजों को हुआ उसका हर्जाना भी चुकाना पड़ता है और अंग्रेज बदले में कहते हैं कि वे राज्य के आंतरिक मामलों में, सिराजुद्दौला के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेजों को कलकत्ता पुनः वापस मिल जाता है, किंतु क्लाइव अब बंगाल के संदर्भ में एक निर्णायक जीत या हार चाहता था, वह युद्ध चाहता था। इसके लिए वह अनेक उपाय ढूंढता है। हेलवाल नाम का एक अंग्रेज एक बात को खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित करता है कि 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर जो हमला किया था, इसके बाद एक ब्लैक होल की घटना हुई, काल कोठरी की घटना हुई, जो 20 जून 1756 को हुई थी। इस घटना में एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज सैनिकों को रखा जाता है और जब 3 दिन बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है तो केवल 23 सैनिक ही जीवित बाहर निकलते हैं। इसे काल कोठरी की घटना कहा जाता है। साथियों, इस घटना को प्रसारित करने का तात्पर्य यह था कि लोगों में सिराजुद्दौला के प्रति एक नकारात्मक दृष्टि को पैदा किया जाए और उसके विरोध में सारे वातावरण को तैयार किया जाए, माहौल तैयार किया जाए, एक युद्ध का माहौल तैयार किया जाए। हेलवाल अपने आप को उन जीवित सैनिकों में से एक बताता है जो कि काल कोठरी से बाहर निकले। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के सहयोगी अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं, सिराजुद्दौला के साथ धोखा करते हैं और यह युद्ध और भी सरल हो जाता है। वे कुछ नाम जो सिराजुद्दौला के साथ धोखा करते हैं कुछ इस प्रकार हैं। मनिकचंद जो कलकत्ता का प्रभारी बनाया गया था, जगत सेठ जो कि एक बैंकर था, घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति, राय दुर्लभ एक सैनिक कर्मचारी और अमीर चंद जो एक व्यापारी था। ये लोग सिराजुद्दौला के साथ धोखा करते हैं, अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। वहीं 2 नाम जो सिराजुद्दौला के साथ ईमानदार थे, सिराजुद्दौला के पक्ष में लड़ रहे थे, मोहनलाल और मीर मदान। प्लासी एक गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने थी।
और सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया गया। युद्ध का परिणाम हुआ, बंगाल का नया गवर्नर मीर जाफर को बनाया गया। बंगाल के दरबार में अंग्रेजों का एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया जो ल्यूक स्क्राफ्टन था। अंग्रेजों ने मीर जाफर से 24 परगना क्षेत्र हासिल किया और 3 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में हासिल किए। क्योंकि अंग्रेज मीर जाफर को एक सेनापति से बंगाल का नवाब बना देते हैं, इसलिए वे मीर जाफर से पुरस्कार स्वरूप यह सब कुछ हासिल करते हैं। अब बंगाल पर अंग्रेजों का आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरा नियंत्रण था।